ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इट इज़ रिकमेंडेड पहले वो दोनों लेक्चर्स देखो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, सो हियर वी गो। सबसे पहले हम्म अब हमें ना थोड़ा सा ग्राफ और चार्ट्स पढ़ने वाले हैं। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारा टॉपिक है। डिग्रीज का मतलब मैंने बताया था क्वांटम, या वो मैग्नीट्यूड जिससे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशनशिप है। यहां पे ना जरा देखो, प्लूरल सेंस में बात हो रही है। इलास्टिसिटीज, डिग्रीज, हम वेराइटी देखने वाले हैं। अलग अलग कमोडिटी पे अलग अलग बिहेवियर है, या यू कैन से डिफरेंट कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड, जब उन कमोडिटी की प्राइस बदलती है तो वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, वो एक जैसा रिएक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, एक सुई, निडल, ठीक है, सपोज वो आज 2 रुपए की है, ठीक है, वो डबल हो जाए ना, डबल से भी बढ़ के हो जाए, सपोज 5 रुपीज का उसका प्राइस हो जाए, तो भी उसकी क्वांटिटी डिमांड पे कोई खास असर नहीं आएगा। लेकिन अगर एसी की प्राइस एक अच्छे परसेंटेज से बढ़ जाती है, जैसे 20% से ही बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड में काफी जोर से रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, उसकी डिमांड काफी जोर से कम हो जाएगी। इसी को हम कह रहे हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। रिस्पॉन्सिवनेस की डिग्रीज अलग अलग होती हैं अलग अलग कमोडिटी पे, एक जैसी नहीं होती। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लूं, फ्लोर, जिसकी हम चपाती बना के खाएंगे, तो उसकी प्राइस में चेंज हो जाने पे भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, खाना तो खाएगा ना व्यक्ति। लेकिन अगर कपड़े बहुत महंगे हो जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांड पे जरूर असर पड़ेगा, राइट। सो अलग अलग गुड्स अलग अलग तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं, और हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि अगर मुझे कोई इलास्टिसिटी दिख रही है ना, वैल्यू दिख रही है इलास्टिसिटी की, से सपोज मुझे दिख रही है कि ईडी की वैल्यू है 1, या ईडी की वैल्यू है 2, या ईडी की वैल्यू है 3, तो मैं बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकता हूं कि भाई प्राइस में जितना चेंज हुआ है इक्वल चेंज होगा तो 1 वैल्यू आएगी, यूनिटी, है ना। मैं ये ग्राफ पे दिखाऊंगा, सो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना। हम बस अगर ये छोटी सी बात सीख गए तो हम किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी देख के ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कमोडिटी किस तरीके की है, या इसके ऊपर कैसा माइंडसेट है हमारे कंज्यूमर का। सो बहुत सारी चीजें इससे एनालाइज होने वाली हैं। चलो इसके अंदर चल के देखते हैं जरा। व्हेन प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, अलग अलग कमोडिटी की जब हम प्राइसेस को ऑब्जर्व करते हैं और वो जब बदलती हैं, प्राइस बदलती है कमोडिटी की, इस पेन की बदल रही है, मोबाइल की बदल रही है, या नीडल की बदल रही है, या एसी की बदल रही है, जब हम इसको देखते हैं तो क्या देखते हैं, ईच कमोडिटी, ईच मतलब पेन अलग से बिहेव करेगा, मोबाइल अलग बिहेव करेगा, नीडल अलग बिहेव करेगी, तो ये सब अलग अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो हम जनरलाइज करके नहीं कह सकते कि हर कमोडिटी एक जैसा बिहेवियर दिखाने वाली है। लास्ट टाइम भी जो इलस्ट्रेशन किए थे उसमें हमने अलग अलग बिहेवियर दिखाया था ना दोनों कमोडिटी का, उसी तरीके से। तो हर कमोडिटी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, ठीक है। डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन द प्राइस मे डिफर, ये डिफर होती है, हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुड ऑल्सो डिफर। तो इसका इसका मतलब ये है कि हमें ईडी भी अलग अलग मिलेंगे। नीडल का ईडी अलग मिलेगा, एसी का अलग मिलेगा, मोबाइल का अलग मिलेगा, पेन का अलग मिलेगा, सबके ईडी अलग अलग मिलने वाले हैं, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बस ये टॉपिक इसीलिए बता रहा था कि बाजार में जितनी कमोडिटीज प्रेजेंट हैं, उनकी प्राइसेस जब बदलती हैं तो वो अलग अलग तरीके से बिहेवियर दिखता है उनका। कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड को डिफरेंटली टेकल करता है, कंज्यूमर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। फ्लोर पे अलग रिएक्शन है, नीडल पे अलग रिएक्शन है, पेन पे अलग रिएक्शन है, और वो रिएक्शन
रिप्रेजेंट कहाँ होता है, एक्सप्रेस कहाँ होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे वो बिहेवियर रिप्रेजेंट होता है। उसको अभी हम रीड करना सीख लेंगे। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है, इसकी वैल्यू हमें कहां से कहां तक मिलेगी? देखो, नेगेटिव इलास्टिसिटी कभी नहीं मिल सकती। इलास्टिसिटी मिलेगी जीरो से लेके इनफाइनाइट, और उसमें भी इंपॉर्टेंट है जीरो, वन और इनफाइनाइट की अंडरस्टैंडिंग होना। ये क्या है, कैसे होती है, हम आगे देखेंगे। देखो, हमारी बुक में आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही डार्क हो रहा है। परफेक्ट, सॉरी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक वर्ड जरा पकड़ना, परफेक्टली इलास्टिक। थोड़ा सा वर्किंग करके बता दूं, जो जीरो होती है ना, जीरो, इसका मतलब होता है इन इलास्टिक, ठीक है। वन का मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक, और इनफाइनाइट का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक। मैं यहां लिख देता हूं, ये है इन इलास्टिक, ये है यूनिट इलास्टिक, और इसका मतलब है परफेक्ट इलास्टिक। इन इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? मतलब ये है ड्यू टू चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट चेंज। ऐसी कमोडिटीज मार्केट में प्रेजेंट होती हैं जिन पे रिएक्शन कैसा होता है कंज्यूमर का, प्राइस कुछ भी बदले, प्राइस कुछ भी बदल रही है, कंज्यूमर रिएक्ट ही नहीं कर रहा, उसकी क्वांटिटी डिमांड जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। प्राइस कम हो जाए तब भी, प्राइस बढ़ जाए तब भी। एग्जाम्पल देखो इसका, लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स इसमें आएंगी, दवाइयां। ऐसा तो नहीं होता ना प्राइस कम हो जाती तो हम ज्यादा दवाई खा लो, उतनी ही खाते हैं, प्राइस कम होगी तब भी, प्राइस बढ़ जाएगी तब भी उतनी खाएंगे, राइट। यूनिट इलास्टिक, इफ प्राइस चेंज बाय 10%, QD will also change by 10% in अपोजिट डायरेक्शन। भाई अपोजिट डायरेक्शन तो रहेगी ना, प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड को कम दिखाना है, पर प्रोपोर्शन सेम है, रेशो विल बी सेम। जहां रेशो सेम होगा वहां मिलेगी यूनिट इलास्टिसिटी, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट बात है यार, रेशो सेम होगा। परफेक्ट इलास्टिक का क्या मतलब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्राइस, प्राइस है ना बहुत स्मॉल अंतर से बड़ी है, जैसे रुपए 2 रुपए का अंतर हुआ है मुश्किल से, 100 रुपए में 1-2 रुपए का, 1-2%, 0.5% प्राइस में चेंज आया, बट क्वांटिटी डिमांडेड वो बहुत जोर से अपोजिट डायरेक्शन में दिखाती है। प्राइस गिरती है तो बहुत जोर से बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ती है तो बहुत जोर से गिर जाती है। वेल चेंज बाय ह्यूज परसेंटेज, बहुत बड़े अंतर से बदलती है। एक कोई एग्जांपल दे दो सर इसका। इसका एग्जांपल है पेट्रोल, थोड़ा सा चेंज आता है प्राइस में और लाइन लग जाती है पेट्रोल पंप पे और भराने के लिए,
थोड़ा सा महंगा होने वाला है कल परसों में, ठीक है। टैक्सी वाले, ट्रक वाले, ये लोग आज ही भरवा लेंगे, है ना। तो इसके एग्जाम्पल कम है बट होते हैं रियल लाइफ में, सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं। ये भी सिचुएशन बेस्ड है। ये तो इन इलास्टिक का एक अच्छा एग्जाम्पल है, लाइफ सेविंग ड्रग। प्राइस बढ़े या कम हो, व्यक्ति उतनी दवाई खाता है जितनी उसको खानी है। थोड़ा सा अंदाजा दे दिया मैंने तुम्हें। वन को बोलेंगे यूनिट इलास्टिक, जब वन वैल्यू आ जाए ईडी की, ये सब ईडी की वैल्यूज हैं। ईडी मिलेगा जब जीरो, तो मतलब समझ लो कोई रिस्पॉन्स नहीं, प्राइस में बदलने का कोई रिस्पॉन्स नहीं, जीरो ये दिखा रहा है। वन क्या दिखा रहा है, सेम रेशो में रिस्पॉन्स आता है। और इनफाइनाइट क्या दिखा रहा है, स्मॉल चेंज इन प्राइस, ह्यूज चेंज, कंपैरेटिवली कंपैरेबल नहीं है, इसलिए वो इनफाइनाइट सा शो हो रहा है। इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती, ऑब्वियसली उसका कोई परसेंटेज होगा। आप कह सकते हो कि प्राइस 1% से चेंज हुई और क्वांटिटी डिमांड में 1000% का चेंज है, वैल्यू होती है। बट इस इतने लार्ज अमाउंट के चेंज को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ओके, तो ये परफेक्ट इलास्टिक के एग्जाम्पल हुए। चलो हम बुक पे चलते हैं। अब ये फटाफट टॉपिक खत्म होने वाला, देखो पहले तो नॉमेनक्लेचर देख लो। सॉरी, ये तो मैंने गलत पेज खोल दिया। परफेक्ट इलास्टिक मैं थोड़ा अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, पेज बाय पेज या लाइन से नहीं जाएंगे हम। इसको देखो, ईडी की वैल्यू कितनी आई, इनफाइनाइट। ग्राफ पे ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे शो होगी, क्वांटिटी डिमांड में ह्यूज चेंज दिखाना है। जब ये राइट साइड पे जा रहा है, जब ये राइट साइड पे जा रहा है, दिख रहा है ना राइट साइड पे, इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। और जब ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। क्यू से, देखो ना, क्यू से Q2 जा रहा है, OQ2, तो ये बढ़ गया। यहां सपोज 20 यूनिट्स की डिमांड थी और यहां पे सपोज 80 यूनिट्स की डिमांड है, तो बढ़ गई 20 से 80। अब यहां पे वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे कि यहां पे P है ना, थोड़ा सा बड़ा है या कम हुआ है। ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, वो होगी तो रेसिप्रोकली ना। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। और वहां पे बहुत छोटा सा चेंज है P पे, इतना छोटा है कि वो ग्राफ पे दिख भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये, ठीक है, इतना छोटा चेंज है कि ग्राफ पे दिख भी नहीं रहा है। क्वांटिटी डिमांड में कितना बड़ा चेंज है देखो, पी में तो नेग्लिजिबल चेंज है ना, पी इज नेग्लिजेंटली चेंज्ड, नेग्लिजेंटली, यू कैन से स्मॉल चेंज है पी में, बहुत ही छोटा चेंज है पी में। बट यहां देखो कितना बड़ा चेंज है क्यू में, या तो ना के बराबर चेंज हुआ ना ये, पी का ग्राफ तो वही है, ओपी से प्राइस ओपी ही है अभी भी लगभग, ये मानो उसमें तो नेग्लिजिबल चेंज है। लेकिन क्यू, OQ से OQ1 भी आ सकता है, OQ से OQ2 भी जा सकता है, OQ1 भी आ सकता है, OQ2 भी जा सकता है। तो ये जो OQ1 OQ2 जा सकता है, वो इसका मतलब ही क्या है कि क्वांटिटी डिमांड बहुत जोर से चेंज हो रही है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, इनफाइनाइट। अच्छा मैथमेटिकली दिखा देता हूं। ईडी का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो चेंज तो लिख ही नहीं रहा हूं मैं, चेंज इन QD, चेंज इन प्राइस। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां नीचे नेग्लिजिबल चेंज है और ये कुछ भी वैल्यू बदल रही है, अरे सपोज एनी वैल्यू से 3, अरे भाई तो 3/0 क्या होता था, कैन वी डिफाइन इट, नो, ये इनफाइनाइट शो कर रहा है। तो मैथमेटिकली ऐसे आ जाएगा। ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट होगा, पी के ग्राफ को हिलाना ही मत, ये अपनी जगह पे ही है, ये हिला ही नहीं, पी वहीं खड़ा है। मतलब बहुत स्मॉल चेंज है, हम ग्राफ पे दिखा भी नहीं पा रहे। पर क्यू क्या हुआ, जो ओरिजिनल क्यू था वो यहां था, पर वो कम होके अगर प्राइस हल्की सी बड़ी है तो वो यहां आ जाएगा,
OQ से OQ1 पे आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसको रीड कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन तुम खुद बना सकते हो। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कब पाई जाएगी, या उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा कि ये परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है? जब इनफाइनाइट चेंज आ जाए, किसमें? डिमांड में। और प्राइस कैसी चेंज हुई है? बहुत छोटा। तो किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही, मतलब हम प्राइस का चेंज इतना छोटा है कि हम दिखा भी नहीं पा रहे, तो किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम जीरो। मतलब इतनी जोर से बदलेगा कि एकदम जैसे डिमांड खत्म ही हो गई है किसी चीज की, विथ अ स्लाइट राइज इन प्राइस। स्लाइट राइज, बहुत छोटा राइज। फिर से फोकस करो। व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, किसी प्राइस पे तो बहुत डिमांड थी किसी चीज की, जरा सा प्राइस बढ़ाया तो डिमांड जीरो हो गई। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इससे लाइकली सिचुएशन मैंने तुम्हें पेट्रोल बताई है। हाइपोथेटिकल है, परफेक्टली इलास्टिक बहुत ही रेयर चीजें नहीं है, बट थ्योरेटिकली तो एग्जिस्ट करेगी ना। थ्योरेटिकली क्या कंसेप्ट है? इनफाइनाइट डिमांड at a particular price, and if we increase if we increase the price slightly, the demand becomes zero. नोज डाउन गिरेगी नीचे डिमांड और जीरो हो जाएगी, कोई खरीदेगा ही नहीं। मतलब सपोज 20,000 रुपए पे कोई क्वांटिटी भयंकर बिक रही है, और अगर हमने उसकी प्राइस है ना 20,000 10 रुपए कर दी तो डिमांड जीरो हो जाएगी। इसको बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिक। मतलब रिस्पॉन्स कैसा है? ह्यूज। रिस्पॉन्स कैसा है? ह्यूज रिस्पॉन्स है जरा से बदलाव पे। ठीक है, इन सच केस ईडी इज इनफाइनाइट। मैंने दिखा दिया मैथमेटिकली क्यों, क्योंकि प्राइस का चेंज जीरो के इक्विवेलेंट, स्लाइट चेंज, और इधर ह्यूज चेंज, तो ये इनफाइनाइट दिखाएगी। ये देखो उन्होंने ये ग्राफ कैसे बनाया, 30 पे ही प्राइस को रखा, 200 100 200 300 वहां पे चेंज करे जा रहे हैं क्वांटिटी पे। ठीक है, एज सीन इन द शेड्यूल द क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी 100 यूनिट, 200 यूनिट और 300 यूनिट एंड सो ऑन एट द सेम प्राइस ऑफ 30। क्वांटिटी डिमांडेड OQ, OQ1 एंड OQ2। मतलब कोई भी डिमांड हो वो 30 रुपए पे ही चल रही है। अगर 30 से तुमने जरा सा बढ़ा दिया, उसे 31 कर दिया, 32 कर दिया, जीरो हो जाएगी। स्लाइड चेंज भी बर्दाश्त के बाहर है उस कमोडिटी की डिमांड पे। इस तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरह की साइकोलॉजी है जिस कमोडिटी पे कंज्यूमर की, कि जरा सा महंगा हुआ ना मैं नहीं खरीदूंगा। ये जो साइकोलॉजी बना के लोग बैठे हैं, जिस भी कमोडिटी के लिए बैठे हैं, उस कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट आने वाली है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। परफेक्ट इन इलास्टिक, फिर से परफेक्ट वर्ड पढ़ रहे हैं। अभी एक परफेक्ट इलास्टिक पढ़ा है, परफेक्ट इन इलास्टिक पढ़ा है। परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब है ईडी इक्वल्स टू जीरो। ये अभी दिखाया था मैंने, ईडी जीरो इन, है ना, मैंने उसको इन इलास्टिक लिखा था। आई कैन राइट इट एज परफेक्ट इलास्टिक, और प्रॉपर हो जाएगा। सॉरी, गलत चैप्टर खुल गया। ये जो जीरो वाला है ना, इसको लिख सकते हो परफेक्ट इन इलास्टिक। देखो स्टोरी में क्या चेंज है। परफेक्ट इन इलास्टिक मतलब कंज्यूमर उतना ही कंज्यूम करता रहेगा, तुम चाहे जितनी प्राइस में बदलाव करो। वहां क्या पता, परफेक्ट इलास्टिक में इतना सा बदलाव भी मत करना, कंज्यूमर का दिमाग खराब हो जाएगा। और यहां क्या कह रहा है, कुछ भी बदलो प्राइस में, कंज्यूमर जो क्वांटिटी डिमांड करता था उतना ही करेगा। आप प्राइस बढ़ा लो, आप प्राइस घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अच्छा एग्जांपल इसका दिया था तुम्हें, लाइफ सेविंग ड्रग्स। ओके, लेट्स सी। देखो ग्राफ से समझो, क्यू बदला ही नहीं,
Q वहीं खड़ा है जहां खड़ा था, चाहे जो बदलो प्राइस में, प्राइस बढ़ा लोगे तो भी वहीं खड़ा है, प्राइस घटा लोगे तो भी वहीं खड़ा है। ना उसे प्राइस बढ़ने का डर है, ना उसे प्राइस घटने का कोई खुशी है। प्राइस बढ़ने से दुखी भी नहीं है, प्राइस घटने से खुश भी नहीं है। वही है उसकी क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू की ओ क्यू। अगर मैं इसको परसेंटेज चेंज के हिसाब से देखूं तो देखो ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ईडी कैसे बिहेव कर रहा है? ईडी ऐसे बिहेव कर रहा है कि भाई प्राइस में कुछ भी चेंज करो, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतनी ही रहेगी। अगर मैं कहता हूं परसेंटेज चेंज इन, मैंने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बार बार वही लिख रहा हूं, इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज आएगा ही नहीं, वो तो जीरो ही रहेगा, चाहे आप यहां पे 20 लिख लो, चाहे 30 लिख लो, कुछ भी लिख लो, प्राइस में चेंज -20 -30 बढ़ा दो, कम कर दो, कुछ भी कर लो, ये जीरो ही रहने वाला है। अब बताओ जीरो अपन समथिंग क्या होना है? जीरो। तो ईडी की वैल्यू ऐसे जीरो आती है, इसमें इसी चीज को डिफाइन करते हैं वो। ये फिर ये ग्राफ प्रेजेंटेशन हो गया, ये फॉर्मूले से मतलब हो गया, और ये लैंग्वेज में लिख देंगे वो, परफेक्टली इन इलास्टिक देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई बदलाव नहीं होगा विद चेंज इन प्राइस, प्राइस चाहे जो चेंज करो। इस सिचुएशन को बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक, मतलब उसमें रिस्पॉन्सिवनेस है ही नहीं। इलास्टिसिटी ना होने का मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है प्राइस में बदलने का। और वहां कैसा था, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिलता है जरा सी प्राइस बदलने का। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। आई होप ये दोनों सिचुएशन समझ में आ गई। एक देखो, ये वाई एक्सिस के पैरेलल बन रही है क्योंकि ओ क्यू खड़ा है अपनी जगह, और यहां पे प्राइस को खड़े रखना, एक ही जगह हिलाना मत, चाहे जहां जा रही हो क्वांटिटी डिमांड। अगर तुमने प्राइस हिलाई तो जीरो हो जाएगी क्वांटिटी डिमांड। तो इसलिए ये बनी थी एक्स एक्सिस के पैरेलल। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक दोनों में पैरेलल मिलेगी, एक बार एक्स एक्सिस से और एक बार वाई एक्सिस से। एक जगह क्वांटिटी डिमांड को सीधा खड़ा कर देना, वो हिलेगी नहीं, वो इनइलास्टिक है। और एक जगह प्राइस को सीधा खड़ा कर देना, क्वांटिटी डिमांड चाहे जो होती रहे, प्राइस मत हिलाना, हिला दी तो जीरो हो जाएगी क्वांटिटी डिमांड। उसको बोला था परफेक्ट इलास्टिक। ओके, अब पहले ये हाई इलास्टिसिटी समझाने के पहले मैं चाहता हूं कि पहले मैं यूनिट इलास्टिसिटी समझा दूं, फिर तुम्हें ये हाई इलास्टिसिटी समझ में आएगी। ये पॉइंट नंबर 5 पढ़ा रहा हूं पहले। यूनिट इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं? यूनिट का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कब से ये चीजें पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ये पता है क्या बोल रहा है? पता है प्राइस किस पे? वाई एक्सिस पे। मतलब वो बोल रहा है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स क्या होना चाहिए? इक्वल। एग्जाम्पल में भी बताया था मैंने, अगर प्राइस, ईडी का फॉर्मूला लगा लेते हैं लोग, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं कहता हूं कि क्वांटिटी डिमांड 10% से चेंज हुई तो प्राइस भी 10% से चेंज हो। जब ये दोनों सेम अमाउंट से चेंज होंगे, ये कटेंगे और ये 1 हो जाएगा। ये आ गई ईडी की वैल्यू 1। तो जहां ईडी की वैल्यू 1 मिले उसे बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। इसे क्या बोलेंगे हम? यूनिटरी इलास्टिक। देखो मैंने अभी समझाया था, तब भी यही बात समझाई थी। ये लो, सॉरी, इफ प्राइस चेंज बाय 10%, क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो चेंज बाय 10%, तभी आएगी 1 वैल्यू ईडी की, राइट?
देखो, मैंने पहले भी तुम्हें ये दिखाया है, देखो P और P1 के बीच का जो गैप है वो ही Q और Q1 के बीच का गैप है। चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड सेम रख रखा है तुमने। तुम अगर चाहो कि मैं लाइन बना लूं तो क्या ये सेम हो जाएंगे? आंसर इज नो। यहां लाइन नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती अभी बताता हूं। अच्छा, तुम्हें समझ में आ रहा है? ये सारे कर्व डिमांड कर्व हैं, डिमांड कर्व हैं, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे। डिनोमिनेटर में क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब वो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस और इनवर्स रिलेशन। ये कर्व बन रहा है तभी ये इक्वल कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। तो बहुत सिंपल है डेफिनेशन तो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिमांड कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपर। ये रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है, देखो ये देखो, इसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है? ये देखो रेक्टेंगल क्रिएट किया है इसने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेक्टेंगल क्रिएट किया है इसने। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं, डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। ओके, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये क्या है? ये एक शेप है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व अंडर विच टोटल एरिया ऑफ ऑल पॉइंट विल बी सेम। इन चारों पॉइंट में जो एरिया है इनका और इनका, वो पूरा एरिया सेम है। यहां केवल विड्थ की बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। जो ये दो अलग अलग कलर में रेक्टेंगल दिख रहे हैं तुमको, ग्रीन में और रेड में, इनका पूरा एरिया सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेंथ इंटू ब्रेथ पूरा सेम है। जब हम ये कर्व बना पाते हैं, और ये केवल कर्व पे बन सकता है, अगर मैं इसको लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये कभी भी मैच नहीं करेगा। इट विल नॉट गोइंग टू मैच। चाहो तो बना के देखना घर पे। रेक्टेंगल का पूरा एरिया मैच करना चाहिए। और ये चीजें ना रटने की नहीं है, एक बार समझ लो। देखो अभी मैं ये रेक्टेंगल दो आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। एक ये वाला, इसका एरिया देखो कितना है, और ये दूसरा वाला, इसके एरिया देखो कितना बड़ा है। लाइन पे हो ही नहीं पाएगा, चाहे जैसी लाइन बना लो तुम, तुम्हें यही शेप बनाना पड़ेगा। इसलिए एक कर्व लेता है, और ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ठीक है। और एग्जैक्टली यही बनना चाहिए जिसमें ए, देखो डेफिनेशन में कर्व कितना टिल्ट होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाओ फिर कर्व बनाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम में कैसे बनाना है सर? दो रेक्टेंगल बनाना और इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए कर्व बना देना। दिख रहे हैं ना? फिर से दिखा रहा हूं, ये दोनों पॉइंट एल और आर, इसको जोड़ते हुए कर्व बना देना, दो रेक्टेंगल बना के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एरिया ऑफ OPLQ, OPLQ मतलब वो लाल वाला, इक्वल टू OP1RQ1, ये ग्रीन वाला। तो रेड और ग्रीन वो जो दोनों कर्व मैंने बनाए थे, है ना, सॉरी कर्व बोल रहा हूं, रेक्टेंगल मैंने बनाए थे, उन दोनों का एरिया सेम होगा। एरिया मतलब लेंथ ब्रेथ दोनों। आई होप मेरी बात समझ गए तुम।
ये स्क्रीन पे पेन ठीक से चलेगा नहीं, वो फिसलता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा, पर ठीक है। ओके, एज सीन इन द शेड्यूल, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 50% एंड द प्राइस फॉल बाय 50%। देखो दोनों में चेंज कितना है, 50-50, तो मैथमेटिकली तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 50 से 50% कैंसिल हो जाएगा, वन वैल्यू आ जाएगी। बस ये ना यूनिटरी में बस ये हाइपरबोला वाली बात याद रखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दो रेक्टेंगल मैच होने चाहिए, उनका एरिया, और उन दोनों को बना के उनके ये इन दोनों कॉलम से एक कर्व निकाल दो, बस हो गया। एग्जाम में इतना ही शो करना है, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई परफेक्ट आंसर की ज़रूरत है, बस ये लिखना ज़रूरी है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहे हैं और एरिया ये दोनों का सेम है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। अब लाइन जब बनाते हैं तो मैंने कहा ना कुछ मिसमैच होगा, लाइन जब बनाओगे तो कुछ ना कुछ मिसमैच होगा। वो क्या मिसमैच होगा अभी बताता हूं। देखो यहां दिखा देता हूं एक बार। अरे यार ये बार बार डिमांड वाला चैप्टर खुल जाता है। ऑल राइट, डिफरेंस देखना। हाँ, मैं इंक्लाइंड लाइन खींच रहा हूं एक बार, और एक बार खींच रहा हूं थोड़ी फ्लैट। जब मैंने इंक्लाइंड लाइन खींची, मैं एक ही जगह पे पॉइंट दूंगा, देखना। इन दोनों को दे देते हैं अपन नाम, इसे P, इसे P1, इसे P, इसे P1। ठीक, ओरिजिनल था P और नीचे था Q, ये ओरिजिनल था। जब प्राइस P1 पे पहुंची तो Q कहां पहुंचा, Q पहुंचा Q1 पे। चेंज दिख रहा है, Q से Q1 हो गया। यहां पे भी हम ऐसे ही करते हैं, पहले ओरिजिनल बना लेते हैं। ये P था, ओरिजिनल P का ओरिजिनल Q, ओरिजिनल P का ओरिजिनल Q। लेकिन जब प्राइस P1 पहुंची तो इसका Q यहां आ गया। दोनों केस में मैंने प्राइस बढ़ाई है, ठीक है। यहां चेंज देखो, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कहां ज्यादा है। प्राइस के लेवल पे तो सपोज ये 20 था, ये 30 था, ये भी 20 था और ये 30 है, तो 20 की प्राइस पे दोनों का क्यू भी सेम है। मान लो ये यूनिट्स में 10 यूनिट बोल देते हैं, इसको 8 यूनिट बोल देते हैं, लेकिन यहां 10 यूनिट से देखो कितना कम हो गया। इसको मैं 8 नहीं लिख सकता ऑब्वियसली, मैं इसको लिख देता हूं 4 यूनिट, डबल, एग्जाम्पल के लिए। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि सेम प्राइस चेंज पे दोनों के अंदर प्राइस चेंज तो सेम है। चेंज इन प्राइस पता है कितना है, परसेंटेज में बताऊं? परसेंटेज चेंज इन प्राइस तुम तो भूल गए होगे, फॉर्मूला क्या होता है, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। पुराना लेक्चर रिवाइज कर लो, बहुत सिंपल है। 10 रुपए का चेंज आया है 20 रुपए के बेस पे, पुरानी प्राइस ओरिजिनल प्राइस 20 थी, दोनों केस में यही है, इंटू 100, ये कितना आएगा, 50%। ठीक, लेकिन क्यूडी का चेंज देखो जरा, इस केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देखो जरा, यस, 2 रुपए का चेंज है 10 रुपए पे, और यहां पे इंटू 100 कर लेना है, 100 से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये 20% का चेंज है। और यहां पे देखो जरा, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, यहां 10 से 4 आ गया, 6 रुपए का चेंज है, वही 10 पे था, 10 रुपीज पे, इंटू 100, ये क्या हुआ, 60% का चेंज आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
जब लाइन इंक्लाइंड थी और जब लाइन फ्लैट थी। यूनिट इलास्टिसिटी कब बनते? प्राइस का चेंज कितना था? 50%। जब क्यूडी का चेंज भी कितना होता? 50%। अगर क्यूडी का चेंज भी मैं 50% बना पाता तो ये यूनिटरी इलास्टिक हो जाते। अब तुम्हें एक बात तो समझ में आ रही है। ईडी निकालते हैं जरा, पहले केस की ईडी, इस केस की ईडी। इस केस में ईडी क्या आएगा? परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस की क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो ये हो जाएगा 20% अपॉन 50%, और यहां हो जाएगा ईडी इक्वल्स टू 60% अपॉन 50%। ये 1 से बड़ा आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, और ये 1 से छोटा आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। केवल वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो भी निकाल लेना तुम चाहो तो। लो मैं बता देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे सर को पता नहीं आता है कि नहीं आता है। ये लो 0.40, ठीक है, और यहां कितना आएगा? 1.2। ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है। इन दोनों के लिए उन्होंने दो टॉपिक बना दिया। देखो कितना इजी है। लेस देन इलास्टिक किसमें मिला था हमें? इंक्लाइंड वाले में। इंक्लाइंड वाले में लेस देन का मतलब है डिनोमिनेटर को हायर होना चाहिए, मस्ट बी हायर, एंड न्यूमरेटर विल बी लोअर। तो जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आएगा उससे छोटा परसेंटेज चेंज इन क्यूडी होना चाहिए। तो जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उससे छोटा परसेंटेज चेंज इन क्यूडी है। ये देखो दिख भी रहा है, मतलब हम अपनी आईज से देख सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज था। ऊपर ऊपर का सर्कल देखो, नीचे का सर्कल देखो, क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज छोटा है एज कंपेयर टू प्राइस, और इसका उल्टा बस यही लिखा है परसेंटेज चेंज। ये जो अपन ने लिखा ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हमारा न्यूमरेटर क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भैया डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो वो तो 1 से वैल्यू छोटी आएगी ना। तो यहां पे ईडी हमेशा क्या मिलेगी? लेस देन 1। बस इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, खुद से बनाओगे तो भी बन जाएगा। आगे चलते हैं, इसको देख लो। हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक का मतलब क्या? मतलब कि ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1। वो फ्लैट बनाओगे तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज बड़ा है एज कंपेयर टू प्राइस। यहीं पे समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब इज मोर न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही तो रिलेशनशिप है इलास्टिसिटी का। न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दो रिलेशन तो यही है। इसको बोल देंगे हाईली इलास्टिक। चलो कंक्लूजन कर ले, कितने इलास्टिसिटी पढ़ लिए तुमने। एक होता है परफेक्ट इलास्टिक, इतना इलास्टिक कि जरा सा प्राइस चेंज भी नहीं झेल सकता, ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट। एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, कुछ भी करो प्राइस का, क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर आने ही नहीं वाला है, तो ये लो, जिसमें ईडी की वैल्यू 0 होती है। तो एक इनफाइनाइट, एक 0। अब बीच में बची 3, एक 1, एक मोर देन 1, एक लेस देन 1। हाईली इलास्टिक, मोर देन 1, लेस देन इलास्टिक, लेस देन 1, लेस इलास्टिक, और यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इक्वल्स 1। मैं ये हाईली इलास्टिक और लेस देन इलास्टिक का एक एग्जांपल और समझा देता हूं, बस फिर हम यहीं पे इस लेक्चर को रोकेंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि यार
कुछ कमोडिटी होती है जो स्लो मूवर होती है, मतलब उस पर रिएक्शन, एक होता है कि यार बहुत जोर से रिएक्शन दिया तुमने, परफेक्टली इलास्टिक, बहुत जोर से रिएक्शन दिया जरा से प्राइस चेंज का, बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते हो प्राइस चेंज पे इन इलास्टिक, उतना ही रिएक्ट करते हो जितना प्राइस में परसेंटेज में चेंज आता है, तुम क्वांटिटी डिमांड पे उतना ही रिएक्ट करते हो, एग्जैक्ट सेम होगा यूनिटरी इलास्टिक। तुम्हारा जो तुम्हारा जो रिएक्शन है ना प्राइस चेंज पे, जब प्राइस 10% से गिर गई, तुम क्वांटिटी डिमांड बढ़ाओगे और 10% नहीं 10% से ज्यादा बढ़ाओगे, हाईली इलास्टिक, तुम्हारा रिस्पॉन्स थोड़ा तगड़ा है, थोड़ा एक्सेस है, थोड़ा एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर तुम थोड़े से सुस्त व्यक्ति हो कि प्राइस तो 20% से गिर रही है पर अपन इतना मूड नहीं हो रहा सामान खरीदने का, भी हम थोड़ी क्वांटिटी डिमांड बढ़ाएंगे, मतलब मार्केट इस तरह से या इकोनॉमी इस तरह से बिहेव कर रही है, किसी कमोडिटी की प्राइस के गिरने पे वो स्लो रिएक्ट करती है, या बढ़ने पे भी वो उतनी जल्दी से क्वांटिटी डिमांड को कम नहीं करती, स्लो रिएक्ट करती है, तो आपकी लेस इलास्टिसिटी पाई जाएगी। सिंपल सी बात है। इन लेक्चर को एक दो बार सिर्फ देख लोगे ना तो भी सेट हो जाएगा दिमाग में, रटने की जरूरत नहीं है, और ना ही इन ग्राफ्स को रटने की जरूरत है। देखो कंबाइन ग्राफ बनाया है, इलास्टिसिटी जीरो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन वन, वन, मोर देन वन, इनफाइनाइट, दो पैरेलल के बीच में तीनों, फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक, ये जितना समझाया है ना ये सब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं तुम्हें, ठीक है, यू कैन जस्ट रीड इट। Slope and elasticity. It is not possible to draw an inference between elasticity by merely looking at the slope of the curve. क्या केवल स्लोप देख के हम इलास्टिसिटी पता कर सकते हैं? आंसर इज नो। हमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन प्राइस के रिलेशन से ही इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, स्लोप देख के इलास्टिसिटी नहीं निकाल सकते। ठीक, ओके। मेरे हिसाब से डन है, बाकी का अगले लेक्चर में करते हैं। दैट्स इट।